स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णा आपके सामने केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट और टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं और आपसे ये डिस्कस करूंगा किस तरह आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके टीचिंग एबिलिटी को चेक करेगी कि आप टीचिंग जॉब के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप भी आंसर दीजिए और चेक करिए कि आप कितने आंसर सही दे पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, 70-80% कर पा रहे हैं स्कोर, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन की मिस्टेक होती है, कहीं गलती हो जाती है आपसे बाई मिस्टेक, तो आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, उनके नोट्स बनाइए और उन्हें प्रिपेयर करिए। अगर कोई डाउट रह जाता है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं डिटेल में दोबारा इस चीज के ऊपर आपसे डिस्कशन जरूर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट suited for emotional development of children? Your options are A. Democratic classroom environment, B. Non-involvement of teachers as it is the task of the parents, C. Controlled classroom environment, D. Authorization classroom environment. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चा इमोशनली भावुकता विकास के लिए, उसके इमोशनल अच्छे से डेवलप हो जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो जैसे आपके पास ये चार ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक डेमोक्रेटिक नेचर का बनाइए, लोकतांत्रिक नेचर का बनाइए, जहां सबको अपनी बात रखने का हक होगा, अधिकार होगा। ठीक है, सबको आप प्रॉपर फ्रीडम दे रहे हैं, उनको पूरा राइट दे रहे हैं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके, आप उन्हें आंसर दे सको। इस टाइप का अगर आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं बच्चे के लिए तो वो बेस्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है बी ऑप्शन, कि जो ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं है कि भाई ये इमोशनल डेवलपमेंट की, क्योंकि ये सीधा सीधा टीचर का काम ना होकर ये पेरेंट्स का काम है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है, ये इमोशनल डेवलपमेंट या बाकी काम जो है ये किसका है, पेरेंट्स का है। तो ये हमारा काम नहीं है, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं। सी ऑप्शन में बोला गया कि आप क्लासरूम के एनवायरनमेंट को पूरा कंट्रोल कर लीजिए, पूरा अपने कंट्रोल में रखिए। कब किस बच्चे को किसी बच्चे को कोई आजादी नहीं है कि अपनी बात को कैसे भी रख सके। यहाँ पूरा डिटेल जो स्ट्रक्चर होगा क्लासरूम का वो आपके कंट्रोल में होगा, आपके हिसाब से होगा, जो आप एज ए टीचर करना चाहते हैं वो होगा, बाकी चीजें नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में बोला गया कि लास्ट ऑप्शन जो है इसमें ये बोला कि क्लास का जो इन्वायरमेंट होगा, क्लास का इन्वायरमेंट होगा एक ऑटोराइजेशन होगा, एक ऑटोमेटिक तरीके से होगा कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर एक काम होगा। कहने का हमारा स्टेप बाय स्टेप आपने डिसाइड कर रखा है कि भाई फर्स्ट टाइम हम ये काम करेंगे, सेकंड हम ये काम करेंगे, थर्ड ये होगा। यानी कि वहां पे इमोशन की कोई जगह नहीं रहेगी। जैसे एक मशीन काम करता है उस तरह से हमें काम करना होगा। तो कहने का मतलब ये है। तो बेस्ट आंसर अगर मैं बात करूं तो एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो बेस्ट आंसर इसका है ए, यानी कि फर्स्ट, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। जब एक टीचर क्लास में बच्चे को स्पेस देता है, पूरा राइट देता है कि वो फ्रीली अपनी बात रख सकती है, अपनी प्रॉब्लम को टीचर के सामने रख सकता है, तो ऐसा इन्वायरमेंट जब क्रिएट होता है तो ये इन्वायरमेंट बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क? अब आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क होता है वो सुटेबल नहीं है, इनमें से कौन सा? आपको याद होगा कुछ साल पहले सीसीई आया था। तो सीसीई में ये डिसाइड किया गया, तो टीचर और स्टूडेंट जब स्टूडेंट का इवेल्युएशन करता है, यानी कि मूल्यांकन करता है, तो पेपर पेन मेथड ना होकर के इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, यानी कि इसे एक्टिविटी बेस्ड किया जाए। तो एक्टिविटी बेस्ड करने के चक्कर में ये हुआ कि भी वहां पे पेपर पेन को अवॉइड करके एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया गया। तो आपने देखा होगा जब ये सीसीई आया था तो उसके अंदर एक चीज हुई थी, FA1 होता था, FA2 होता था, फिर हाफ ईयरली होता था, फिर FA3 होता था, फिर FA4 और फिर एनुअल एग्जाम। तो पूरे कैलेंडर को, पूरे एकेडमिक कैलेंडर को इस रूप में डिफाइन किया गया था कि दो FA फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 लिए जाते थे, फिर हाफ ईयरली लिया जाता, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट 3rd and 4th लिया जाता था, और लास्ट में फिर एनुअल यानी कि SA2 लिया जाता था। अच्छा, इसके अंदर जो FA2 और FA4 जो होता था वो टोटली लर्निंग बेस्ड होता है, लर्निंग बेस्ड यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होता था उसके अंदर। तो ये एक सिस्टम आया था। ठीक है, तो उसके अंदर उसी के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क के अंदर नहीं आती है, नॉट बोला हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, बी प्रोजेक्ट, सी ऑब्जर्वेशन, डी एक्टिविटी बेस्ड। अच्छा, इसके अंदर जो FA2 और FA4 जो होता था वो टोटली लर्निंग बेस्ड होता है, लर्निंग बेस्ड यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होता था उसके अंदर। तो ये एक सिस्टम आया था। ठीक है, तो उसके अंदर उसी के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क के अंदर नहीं आती है, नॉट बोला हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है,
या फिर डी रैंकिंग द स्टूडेंट। इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है, जो उसके लिए सुटेबल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। वो डी किस लिए? क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आया था ये टोटली एक्टिविटी बेस्ड था, ये मार्क्स को अवॉइड करता था, मार्क्स या रैंकिंग चीजों को अवॉइड करता था। ये बच्चों को पेपर पेन मेथड की जगह एक्टिविटी बेस्ड मेथड को ज्यादा फोकस करता था, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हो बच्चों को, कुछ ऑब्जर्वेशन का काम करवा सकते हो, लेकिन हाँ मार्क्स या फिर रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए बोला गया था इस फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया डी, यानी कि नोट पूछा था जो इसका पार्ट नहीं है, तो डी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू। एक अच्छे प्रभावी शिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये चार ऑप्शन है आपके पास, इस चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि बेस्ट टीचर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो क्लासरूम के अंदर, एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लर्निंग के बाद उसके अंदर चेंज लाने के लिए, उसके बिहेवियर में प्रॉपर चेंज लाने के लिए बेस्ट चीज क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन चारों में से? तो मैं ऑप्शन रीड करता हूं आपके लिए। द फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, एम्फेसाइज डिक्टेटिंग आंसर फ्रॉम द बुक, कि टीचर को एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर को डिक्टेट करना चाहिए और बच्चों को कॉपी में लिखवाना चाहिए। कहां से? बुक से। फर्स्ट ये बोला गया। सेकंड आपसे बोला गया कि आप इफेक्टिव टीचर जब बन सकते हैं जब आप फोकस करें ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी, कि जब आप बच्चे की इंडिविजुअल लर्निंग वन बाय वन एक एक बच्चे को अगर आप पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है रेदर मतलब इस कंपैरिजन की ग्रुप लर्निंग के, यानी कि समूह में शिक्षण से बेहतर है आप एक व्यक्तिगत शिक्षण पे ध्यान दीजिए, यानी कि एक एक बच्चे पर ध्यान दीजिए, एक एक बच्चे को इंडिविजुअली पढ़ाइए, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास सी में आपसे बोला गया कि अवॉइड कीजिए डिस्क्रिप्शन कॉज ड्यू टू द क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते जब बच्चा कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट आपसे नहीं सीख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो आपसे क्वेश्चन करता है, अब पूछता है कि सर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज को डिमोटिवेट करिए, बच्चों को ये जो डिस्ट्रप्शन लेके आ रहा है आपके पर टीचिंग में, मतलब बीच में आपको पढ़ाने नहीं दे रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने डाउट्स के लिए बोल रहा है, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए क्या ये आपके लिए थर्ड ऑप्शन में बोला गया है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन ये है आपके लिए, टू बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, कि आपको अगर इफेक्टिव टीचर बनना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हर एक बच्चे से, क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे से आप टच में रहें और हर एक बच्चे से आपका कांटेक्ट हो, हर एक बच्चे से आप बातचीत करें, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सुने। तो बेस्ट क्या हो सकता है आपको बताना है, एक बार अटेम्प्ट करिए फिर मैं आंसर बताता हूं। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक इफेक्टिव टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो बोला गया कि हर टीचर को बी इन टच, मतलब टच में रहना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए, किसके साथ? अपने हर एक बच्चे के साथ, यानी कि उसकी हर एक प्रॉब्लम की अचीवमेंट को, सब चीजों को नोटिस में लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बच्चा अगर अपनी बात नहीं भी रख पाता है, तो बीइंग अ टीचर आप अगर इफेक्टिव कम्युनिकेटर होंगे तो वहां जाकर के उससे पूछ सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इफेक्टिव टीचर के लिए जरूरी है कि हर एक टीचर क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर है, आप सबके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकें, उन सबके टच में रहें, ये ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग। टू क्रिएट सच ए लर्निंग इन्वायरमेंट विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एक टीचर को अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, मतलब एक सीखने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए टीचर जब बच्चों को कुछ फैसिलिटेट करता है, यानी कि उसको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रू नहीं है, जो सत्य नहीं है, मतलब जो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो उसके लिए जरूरी नहीं है, मतलब इनमें से आपको नॉट ट्रू का फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ये है, मैं रीड करता हूं। फर्स्ट, अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स अफेक्ट। सॉरी, एक स्टूडेंट जो अपना जो प्रयास करता है उसकी स्वीकृति वो जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए आपसे ये कहता है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में आपसे बोला है कॉम्प्लीमेंट्स विद टीचर्स, मतलब जब बच्चा जब बच्चा क्लासरूम के अंदर है तो वो जो भी काम करे, जो भी टीचर करता है उसकी हूबहू कॉपी करे, ये जरूरी नहीं है, आपसे ये बोला गया।
अच्छा, थर्ड ऑप्शन बोला गया है एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, कि चाइल्ड बच्चे को स्वीकृति मिलनी चाहिए क्लास के अंदर, यानी पूरा मतलब उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसे पूर्ण स्वीकृति मिलनी चाहिए, वो अपनी बात रख सके, इतना इतना उसके उसके उसकी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए क्लास के अंदर, ये बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, कि टीचर हर बच्चे के प्रति एक पॉजिटिव रवैया रखे, एक पॉजिटिव नेचर रखे, ताकि बच्चे और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो सके। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है अच्छे एनवायरमेंट के लिए। तो जैसे फर्स्ट बोला है कि यहाँ पे बच्चे जो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही, ये सही है, यानी कि ट्रू है, हमें ट्रू नहीं चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन नहीं ले सकते हम। सेकेंड आपसे बोला गया कि कॉम्प्लीमेंट्स विद टीचर्स, मतलब टीचर जो भी करता है एज इट इज स्टूडेंट उसकी कॉपी करे, नहीं, कॉपी करने से तो बात नहीं बनेगी ना, कि अगर टीचर कुछ बोर्ड पे लिखे जा रहा है, स्टूडेंट उसकी कॉपी कर रहे हैं, जो बता रहा है वो सब कुछ नोट करता है, तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से कॉपी करते रहेंगे तो बच्चे की खुद की रीजनिंग, खुद की थिंकिंग डेवलप नहीं होंगी। बस इतना ही रहेगा कि वो कॉपी लेके आएगा, कॉपी में काम कर लेगा, एग्जाम में लिख लेगा, आंसर दे देगा, मार्क्स ले आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो नॉट ट्रू है, यानी कि फॉल्स जो हो गया वो बी हो गया। और बाकी सी एंड डी देखें, सी एंड डी दोनों ही ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड को एक्सेप्टेंस मिल रही है, क्लास के अंदर स्वीकृति मिल रही है, ये जरूरी है। उसके बाद टीचर का पॉजिटिव टोन, ये भी जरूरी है, यानी ये दोनों ट्रू है। और जो बी ऑप्शन हो गया आपका, तो बी ऑप्शन नॉट ट्रू है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं रीड करता हूं, सुनिए। गिवन बिलो आर द सम स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। नीचे आपके लिए कुछ बॉयज और गर्ल्स रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है चार ऑप्शन में। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से विच ऑफ दीज इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है, ट्रू है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये है, बॉय शुड हेल्प इन एक्टिविटी आउटसाइड द होम, कि जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, उनका काम ये है कि उन्हें ये करना चाहिए कि घर के बाहर की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स की, या घर में घर के बाहर की जितनी एक्टिविटी होती है वहीं पे उनको हेल्प करनी चाहिए, ये बोला गया है। सेकेंड ये बोला गया है कि बॉय शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि बॉय को, लड़के को घर के अंदर के जो काम होते हैं वहां पे उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, उसका नेक्स्ट है, ऑल बॉय शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस, कि जितने भी बॉय हैं उनको सबको साइंस पढ़ाना चाहिए, और जितनी भी गर्ल्स हैं उनको होम साइंस यानी कि कुकिंग वगैरह की कोर्स कराने चाहिए, ये बोला जा रहा है। अच्छा, डी में आपसे बोला गया है कि गर्ल्स शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर, कि गर्ल जो लड़कियां है उसको सिर्फ घर के काम, जो घर के जो काम होते हैं सिर्फ वही काम करने के लिए मदद करनी चाहिए, बाहर के काम से कोई मतलब नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, आप चार ऑप्शन के हिसाब से अटेम्प्ट करिए। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें ये बोला कि लड़के को सिर्फ बाहर के काम करना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई, घर के काम भी अन्य जरूरी है आज के टाइम पे। और जो ये डी बोला गया कि गर्ल्स को सिर्फ घर के काम ही करने हैं, बाहर के नहीं करने, ये भी गलत है, गर्ल्स को भी बाहर के काम आने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट सी जो बात करते हैं, सी में आपसे बोला गया कि जो बॉयज है उसको साइंस पढ़ानी चाहिए और गर्ल्स होम साइंस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉय को भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वह चाहे वो तो साइंस पढ़े, होम साइंस करे, ये बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और सेम गर्ल्स के साथ भी होना चाहिए, गर्ल्स अगर होम साइंस पढ़ना चाहती है तो उसकी मर्जी, या फिर वो साइंस पढ़ना चाहती है उसकी, इन्हें टोटल फ्रीडम देनी चाहिए, उनको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, चूज करने का पूरा अधिकार देना चाहिए, ताकि वो अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबी और अपने एम के हिसाब से डिसाइड कर सके कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यानी कि हमें एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स हमें कभी भी उनके ऊपर ये रोक टोक नहीं लगाना चाहिए या प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो सी भी गलत हो गया। यानी कि जो बी है, यानी कि मोस्टली जो ये माना जाता है कि बॉयज को सिर्फ बाहर के काम आने चाहिए, नहीं, बाहर के काम के साथ साथ उसे घर के काम भी आने चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो ट्रू अकॉर्डिंग टू मी, जैसे जो ट्रू हो जाएगा, जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा बी, यानी कि बॉय शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स, कि घर के कामों में भी लड़के मदद करने चाहिए इनको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेज। एक लड़का है, एक बच्चा है क्लास में, जब आप उसकी कॉपी चेक करते हैं, बीइंग अ टीचर आप क्लासरूम के अंदर हैं और आप पढ़ा रहे हैं, अब सडनली आप देखते हैं बच्चे की कॉपी में कुछ गलतियां मिलती हैं। अब गलतियां कैसी है जरा देखते हैं। लाइक रिवर्स इमेज, कि वो लेटर्स को रिवर्स इमेज में बनाता है, मिरर इमेज बनाते हैं, एक्सेट्रा। सच एज चाइल्ड सोन इन साइंस। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो बच्चा छोटी क्लासेस में होता है, इवन जब बड़ी क्लास में भी जाते हैं, तब भी कई बार वो अपनी इस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसमें गलती ये करते हैं कि बी जो होता है, बी को डी की तरफ बनाते हैं, डी को बी की तरफ बनाते हैं, यानी कि अपोजिट बनाते हैं।
यानी बी का जो मिरर इमेज होता है वो डी बन जाता है, और डी का जो मिरर इमेज हो जाता है बी हो जाता है। यानी कि बच्चा बी की जगह डी को यूज करता है, डी की जगह बी को यूज करता है। इस तरह की जब मिस्टेक अगर बच्चा कर रहा है तो हम इसे कहेंगे मिरर इमेजिंग, जो उसकी गड़बड़ है, यानी कि वो रिवर्स करके चीजों को लिख रहा है, यहाँ गलती कर रहा है। अगर ऐसी गलती अगर आपके क्लासरूम के अंदर आपके स्टूडेंट अगर करते हैं तो आप उसे क्या बोलोगे? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, उसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लर्निंग डिसएडवांटेज, कि उस बच्चे के अंदर लर्निंग ही ठीक से नहीं हो पाई, उसकी डिसएडवांटेज है उसका। अच्छा, उसका शिक्षण लर्निंग उसका डिसएडवांटेज हो गया, यानी कि नुकसान हो गया उसको पढ़ने का। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया लर्निंग डिसेबिलिटी, कि वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, ये उसकी गलती है, डिसेबिलिटी है एक तरह से, लर्निंग की एक अक्षमता कह लो, उसकी कमी कह लो, डिसेबिलिटी है लर्निंग की एक। अच्छा, सी आपसे बोला जा रहा है सी के अंदर कि लर्निंग डिफिकल्टी, वो बच्चा डिफिकल्टी हो रही है, उसे पढ़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो गलत लिख रहा है। तो ये सी ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डी, यानी कि लर्निंग प्रॉब्लम। ये सीखने की एक प्रॉब्लम है जो बच्चा डील कर रहा है, जिसे आप फाइंड आउट कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर कि भाई ये बच्चा सीखने में गलती कर रहा है, लर्निंग में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस बच्चे के साथ में। तो बेस्ट आंसर आपके साथ क्या हो सकता है? तो जो बेस्ट आंसर है इसका, तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्कोर मैं डेली चेक करूंगा आप लोगों का। तो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी कि जब ये बच्चा लेटर्स को इसके मिरर इमेजिंग के फॉर्म में लिखता है, यानी कि बी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, इस तरह से गड़बड़ करके लिखता है, या और भी कुछ लेटर में गड़बड़ करके लिखता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम जब आप कॉपी करेक्शन में जब आप बच्चे को देखते हैं तो ये एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी है। अच्छा, ये लर्निंग डिसेबिलिटी आपने एक मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरा रिकमेंडेशन है आप जरूर देखिए, तारे जमी पर। ये जो मूवी, इस मूवी में इसी बीमारी के ऊपर, इसी डिसेबिलिटी के ऊपर पूरी की पूरी बात की गई है। तो बीइंग अ टीचर आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है, वो जरूर देखनी चाहिए, और वहां से आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे। तो जरूर देखिएगा मूवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी। उसमें ये बच्चा सेम इसी लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करता है, बाद में जो हमारे हीरो हैं आमिर खान वो आते हैं और बाकी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसकी इस बीमारी को पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीचर इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। एक टीचर को अपने बच्चे की नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए? तो ये है आपके पास 4 ऑप्शन जिसके ऊपर बीइंग अ टीचर आपको फोकस करना चाहिए ताकि बच्चे की नॉलेज इंप्रूव हो सके। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मेकिंग श्योर लर्नर मेमोराइज एवरीथिंग, कि आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा हर कुछ याद कर ले रहा है, ये आपको इंश्योर करना चाहिए। अगर आप ये इंश्योर कर रहे हैं इट मीन्स कि बच्चे का नॉलेज कंस्ट्रक्ट जो है, नॉलेज जो बच्चे के अंदर वो इंक्रीज होगा, कंस्ट्रक्ट होगा नॉलेज के अंदर, अगर आप ऐसा करते हैं तो। बी ऑप्शन बोला गया स्कोर मार्क्स ओब्टेन बाय द लर्नर, कि बच्चा गुड मार्क्स स्कोर करे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लिया है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में लेके आ रहा है इट मीन्स उसकी जो नॉलेज है सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो रही है, बढ़ रही है उसके ऊपर। अब ये समझते हैं। अच्छा, सी ऑप्शन जो आपसे बोला जा रहा है, तो सी ऑप्शन में आपके पास ये इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि आपको ये इंश्योर करना चाहिए क्लासरूम के अंदर कि लर्नर यानी कि जो आपका स्टूडेंट है वो जब आप टीचिंग कर रहे हैं और बच्चा लर्निंग कर रहा है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम जब चल रहा है क्लासरूम के अंदर, तो बच्चा मैक्सिमम एक्टिव पार्टिसिपेट करे, कि जितना ज्यादा वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा उतने उसके चांसेस रहेंगे कि वो अच्छे से चीजों को समझेगा और फिर उसकी नॉलेज बढ़ेगी। अच्छा, लास्ट में बोला गया डी ऑप्शन में आपसे कि मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द लर्नर, कि बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आप पढ़ा रहे हो उसके ऊपर उसकी पूरी मास्टरी हो जाए। अगर वो पूरी मास्टरी कर लेता है इट मीन्स उसकी नॉलेज बढ़ गई है उस चीज के ऊपर। तो आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप ये बताइए, चेक करके फिर अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूं आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि आपको इन्वॉल्व करना है हर बच्चे को, हर लर्नर को, हर स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। अगर आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से चीजों को समझे और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे अपने अंदर और चीजों को अच्छे से ग्रैब करे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी एक्टिविटी आप क्लासरूम के अंदर करवा रहे हैं उस एक्टिविटी में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो जितना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चे के लिए कि उसकी नॉलेज गेन होगी। तो करेक्ट आंसर जो हो गया इसका सी हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिफ्टेडनेस फ्रॉम ए टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एक बच्चे को आप गिफ्टेड कब कहेंगे, कि या फिर ये बोलूं मैं कि गिफ्टेड होने की डेफिनेशन एज पर द टीचर क्या है। एज ए टीचर आप किसी बच्चे को गिफ्टेड की कैटेगरी में कब डालेंगे, कि इनमें से कौन से क्राइटेरिया को अगर बच्चा फुलफिल कर देता है तब उसे आप एज ए गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलेंगे। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं 1 बाय 1 रीड करता हूं, जरा ध्यान से सुनिए और फिर अपने आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। एक बच्चे के अंदर हाई एबिलिटी है, किसी काम को करने की मैक्सिमम एबिलिटी जो हो सकती है वो है उसके अंदर। उसके अंदर हाई क्रिएटिविटी, यानी बहुत ज्यादा सर्जनशील है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज लेकर के वो काम करता है, तो उस बच्चे को आप बोलेंगे कि वो क्रिएटिव है। या और उसके अंदर एक और क्वालिटी होगी हाई कमिटमेंट, मतलब नॉर्मली जितना बच्चा 100% लगाता है तो ये बच्चा 150-200% अपनी एफर्ट में लगाता है, इतनी मेहनत करता है। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन आप बच्चे के अंदर है तब आप कहेंगे वो बच्चा गिफ्टेड है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि एक गिफ्टेड बच्चे को आप जब बोलेंगे जब वो हाईली मोटिवेटेड है, हाई मोटिवेटेड है, हाई कमिटेड है और हाई टैलेंटेड, कि वो उसके अंदर बहुत मोटिवेशन है किसी चीज को सीखने या पढ़ने का। मोटिवेशन भी बहुत है, कमिटमेंट भी बहुत है और टैलेंट भी बहुत है। अगर ये तीनों चीजें हैं उसके अंदर तो वो गिफ्टेड चाइल्ड है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से ये हाई एबिलिटी है, ये बच्चे के अंदर सीखने की, उस काम को करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला कि हाई टैलेंटेड है, हाई टैलेंट है, उस काम को करने की सबसे ज्यादा टैलेंट भी है उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद हाई कमिटमेंट, तो कमिटमेंट भी उस बच्चे के अंदर, एफर्ट लगाने की भी इच्छा शक्ति है सबसे ज्यादा हो क्लासरूम में, उसे आप बोलेंगे गिफ्टेड बच्चा। अच्छा, नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में आपसे बोला गया कि हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिव और हाई मेमोरी, कि उसकी मेमोरी पावर यानी कि उसकी याद करने की, किसी चीज को रिकॉल करने की भी पावर उसके अंदर सबसे ज्यादा हो, तब आप कहेंगे उसे कि एज ए गिफ्टेड चाइल्ड है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिटेल में आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है कि हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी बच्चे में आप पाते हैं क्लासरूम के अंदर तो आप बोलेंगे कि ये बच्चा गिफ्टेड है। कैसे? अब आप जैसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, बहुत सारे टर्म है, वो लगभग सिमिलर लग रहे होंगे आपके, कि जैसे मोटिवेशन, एबिलिटी, टैलेंट, कई सारी चीजें इसलिए। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि जब आप इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे टॉपिक है साइकोलॉजी में, मतलब आपने क्या नाम, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड लर्निंग, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट आपने पढ़ा है पेपर, तो उस पेपर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो उसमें कई सारे बच्चों की कैटेगरी बताई गई है, जिसके अंदर गिफ्टेड, क्रिएटिव, स्लो लर्नर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, ठीक है, और भी इस तरह के जो मतलब टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के बारे में, या टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, या टाइप्स ऑफ लर्नर के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो स्पेशल नीड वालों की कैटेगरी में से एक जो हाईली रेटेड जो है उनमें से एक ये गिफ्टेड चाइल्ड। तो उनमें से अगर आपने इन सारे को अच्छे से पढ़ा है तो आप 1 बाय 1 को इनको क्लासीफाई कर पाएंगे, इनकी मीनिंग को। और मैं तो आपको हमेशा ही बोलूंगा कि इस तरह के वर्ड की डेफिनेशन एज पर द साइकोलॉजी आपको क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे टर्म ऐसे हैं बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने करेक्ट बताया उसकी वजह कि हाई एबिलिटी, कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर किसी काम को करने की हाई एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा क्षमता होनी चाहिए। अगर क्षमता ज्यादा होगी तभी वो बहुत एफिशिएंट होकर उस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इसलिए हाई होनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम बड़ी हो तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे के पास कई सारे मेथड है उसको सॉल्व करने के। जैसे आप मैथ्स टीचिंग कर रहे हैं, आपने अलजेब्रा का एक क्वेश्चन दे दिया, आपने बोला इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करो, तो एक अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के कई सारे तरीके हैं। तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर यहाँ अलग अलग मेथड आपको दिखाएगा कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। तो 1 2 3 कितने भी स्टेप यूज करके वो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कमिटमेंट। कमिटमेंट एक का मतलब यहाँ पे ये है कि वो मैक्सिमम टाइम डिवोट कर सके इस काम को, मतलब अगर आप उसे 2 की जगह 3 सम दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन, तो उसके अंदर ये कमिटमेंट होगी, वो आपसे आप जितना आप काम कराओ उतना कर सके। ये नहीं कि पूरे दिन में आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, बच्चा उस टॉपिक को रिवाइज ही नहीं कर पा रहा है पूरा एक दिन, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उसके अंदर कमिटमेंट भी होना चाहिए। तो यानी कि अगर ये तीनों चीज अगर उस बच्चे के अंदर कॉम्बिनेशन मिलता है, सब चीज हाई लेवल पे होता है, तब हम बच्चे को गिफ्टेड बोलेंगे। इसका एक पैमाना है। अच्छा, उसके अंदर ये जो बाकी तो वैसे ही है, मोटिवेट, जब बच्चा एबिलिटी होगा और कमिटमेंट होगा तो मोटिवेशन तो अपने आप ही होगा, तो ठीक है, तो ये तो इसकी जरूरत नहीं है। और इस कुछ में क्या मोटिवेशन
और कमिटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर जब कमिटमेंट यूज हो गया तो मोटिवेशन की जरूरत रहेगी नहीं। ठीक है, इस वाले में गड़बड़ ये थी, इस वाले में ये था कि एबिलिटी है, जब बच्चे के अंदर एबिलिटी है टैलेंट भी है, जब एबिलिटी टैलेंट हो गया तो वो अब सीखेगा क्या, ऑलरेडी जानता है वो चीजों को। ठीक है, तो ये सिमिलर चीजें हो गई, तो इसको हम नहीं ले सकते। और लास्ट में ये बोला गया कि हाई मेमोरी, मेमोरी से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे रट्टा मार सकते हैं, ज्यादा नॉलेज ग्रैब करते हैं, ये गिफ्टेड का कोई फीचर नहीं है कि मेमोरी होना जरूरी नहीं, लेकिन मेमोरी को यूज करना आना, कमिटेड होना, ये ज्यादा जरूरी है कि मेमोरी से ज्यादा उसके अंदर कमिटमेंट ज्यादा जरूरी होना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि जो करेक्ट आंसर है आपका ये हो जाएगा ए। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 जो आया था, उसके हिसाब से एरर आर इंपॉर्टेंट बिकॉज कि एरर जो है, गलतियां जरूरी है कि एक बच्चा जब टीचिंग में, जब आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं और बच्चा लर्निंग करता है तो उसके अंदर बच्चे के अंदर कोई गलती करता है तो एनसीएफ 2005 सपोर्ट करता है कि बच्चा अगर कोई मिस्टेक करता है तो वो भी जरूरी है लर्निंग के लिए। कैसे जरूरी है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, उस हिसाब से आपको ये अपने बेस्ट आंसर पिकअप करने हैं, फिर देखने के। चलिए मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जो एरर के बारे में बोला गया, आर एन इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग द स्टूडेंट इनटू द ग्रुप्स ऑफ पास्ट और फेल, कि एरर बहुत जरूरी है कि एरर अगर बच्चे के अंदर गलतियां करता है तभी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये बच्चा पास होगा, ये बच्चा फेल होगा। ठीक है, अगर वो गलती नहीं करेगा तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए एरर करना, गलती करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो फेलियर बच्चे, जो बच्चे फेल होने वाले हैं, उसका एक ग्रुप अलग क्रिएट कर सको, ये इसलिए जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपसे बोला गया है, प्रोवाइड अ वे टू द टीचर्स टू स्कॉल्ड द चिल्ड्रन, कि ये अगर बच्चा गलती करता है तो टीचर के पास एक एज हो जाता है, उसके पास एक चांस मिल जाता है कि भाई वो उस बच्चे को डांट लगा सके, स्कॉल्ड कर सके, डांट लगा सके, डांट कर सके, धमका सके, डरा सके, वगैरह वगैरह। ऐसे ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं इसकी वजह से टीचर के पास, इसलिए जरूरी है बच्चे का गलती करना। अच्छा, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में बोला गया आपसे कि जो एरर होते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है, प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन। अच्छा, कोई बच्चा अगर गलती करता है तो ये बच्चे की जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग की इनसाइट, कि आप उसकी थिंकिंग के बारे में समझ पाओगे। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आप पकड़ पाएंगे कि बच्चा क्या सोच रहा है, और अब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बच्चे की सोल्यूशन के लिए आपको बीइंग ए टीचर आपको क्या करना चाहिए। इसलिए गलती करना जरूरी है। एक बच्चा गलती करता है तो आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, इस लेवल तक की बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, इसके बाद वो गलती कर रहा है, मुझे इसके रेक्टिफाई के लिए ये काम करने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए गलती भी जरूरी है, सी ऑप्शन है। अच्छा, डी ऑप्शन बोला गया आपसे कि डी ऑप्शन में प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास। ये बच्चा अगर गलती करता है, इससे ही आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट होता है आपके लिए कि आप उस बच्चे को क्लास से निकाल दें, मतलब उसे कहने का मतलब उसे टीसी कर दे, नाम काट दे, वगैरह वगैरह, या फिर अपनी क्लास से उसे रिमूव करने के लिए आपके पास एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है आपके लिए, इसलिए गलती भी जरूरी है। तो एनसीएफ 2005 के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये डी, बी और ए जो स्टेटमेंट है तीनों गलत है। क्यों? पास फेल के लिए गलती नहीं है, बल्कि लर्निंग के लिए, लर्निंग के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए एरर जरूरी है, ना कि पास फेल करने के लिए, ना कि डांट लगाने के लिए, और ना ही बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने के लिए या क्लासरूम से बाहर निकालने के लिए, बल्कि उसकी मिस्टेक से ये पता लगा पाने के लिए कि बच्चा कितना सीख चुका है, कितना सीखना बाकी है और क्या क्या गलती कर रहा है, ताकि बीइंग ए टीचर आप उसे आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसलिए जरूरी है। यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया सी इसका। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक बात और कहूंगा, अगर आपने एनसीएफ 2005 को समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि एनसीएफ 2005 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं तो कमेंट करिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग ऐसे चाहते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मैक्सिमम लोग मतलब 50, 60, 100 लोगों ने अगर कमेंट किया, अगर मुझे लगता है कि इतने लोग अगर इंटरेस्टेड हैं एनसीएफ 2005 को डिटेल में मैं डिस्कस करूं, तो एक स्पेशल लेक्चर मैं इसके ऊपर बना सकता हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं 2-3 दिन एक बार चेक करूंगा कि मैक्सिमम कमेंट कितना आता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर उस हिसाब से मैं एनसीएफ 2005 को डिटेल में कहूंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके जितने भी टेट एग्जाम है, सीटेट, टेट या स्टेट लेवल का टेट, या फिर मैं कहूँ जितने भी टीचर सिलेक्शन एग्जाम है, चाहे वो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर नवोदय विद्यालय संगठन या फिर डीएसएसबी या किसी भी स्टेट का जो टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो इस क्वेश्चन को जरूर उठाता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और बीइंग ए टीचर आपको इस पूरे फ्रेमवर्क के बारे में आपको पता भी होना चाहिए।
तो कमेंट करके बताना, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, टोटल की टोटल आपको ये बताना है कि भाई आउट ऑफ बॉक्स जो हम टर्म यूज करते हैं ये जो थिंकिंग से रिलेटेड है किस चीज से रिलेटेड है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये कंसिस्टेंट थिंकिंग, कि मतलब किसी टॉपिक के ऊपर लगातार सोच पाना, ये इसका मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का दूसरा जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि इसकी मीनिंग बताइए कि मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, कि जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी के हिसाब से जब आपको अपने दिमाग में जो आपके सेव है, जो ऑलरेडी लर्न है, आप लोग जो पहले सीख चुके, उससे बेस्ड अगर आप थिंकिंग आप सोच रखते हैं तो उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया सी, यानी कि डाइवर्ट थिंकिंग। डाइवर्ट थिंकिंग का मतलब ये है कि जैसे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक कन्वेंशनल तरीका होता है, क्लासिकल तरीका जो होता है कि भी ऐसे सॉल्व होता है, अब उस कन्वेंशनल या फिर क्लासिकल तरीकों को छोड़ करके एक न्यू मेथड यूज करते हैं और बिल्कुल अलग जाकर के काम करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स को। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि उसी चैनल में, उसी मेथड में जो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिससे ऑलरेडी होती आ रही है पहले से, उसी को हम बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है, हाँ आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा मेरे ख्याल में, तो जिसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा सी आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का मतलब है जो एक आपका जो एक लेवल है, एक पैरामीटर है, उसके अंदर सोचना। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब उस पैरामीटर से हट के, मतलब उस किसी भी प्रॉब्लम को उसकी लिमिटेशन से बाहर निकल करके जब हम सोचते हैं, सॉल्व करते हैं, तब हम उसे बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब बिल्कुल डाइवर्ट होकर के सोचते हैं, बिल्कुल अलग होकर सोचते हैं, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जब होती है तब हम उसे बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो करेक्ट आंसर हो गया उसका डी। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन मीटिंग टू डेवलप इनसाइट टू। असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन जब किसी बच्चे का होता है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो टीचर के लिए एक डेवलप करता है इनसाइट। टीचर की इनसाइट यानी कि टीचर को एक आइडिया देता है, एक अंतर्दृष्टि देता है टीचर को, किस बारे में, इन चारों में से कोई एक इनसाइट मिलता है टीचर को, वो क्या है, करेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और उसमें से जो भी आपको बेस्ट आंसर लग रहा है पहले आंसर दीजिए, और फिर देखिए जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं क्या आप उससे मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लासेस। यानी असेसमेंट यानी कि एग्जामिनेशन जो होता है, असेसमेंट वैसे बड़ा टर्म है, इवेल्युएशन बड़ा टर्म है, और उसके अंदर एग्जामिनेशन एक छोटा सा पार्ट है। हमारे कंट्री इंडिया में क्या होता है, एग्जामिनेशन मीन्स रिटन एग्जाम होता है, बट असेसमेंट या इवेल्युएशन का मतलब ओवरऑल जब हम बच्चे को चेक करते हैं, अदर देन स्टडीज के अलावा भी हमें चेक करते हैं, तो उसे असेसमेंट बोलेंगे। असेसमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन उसका एक पार्ट है। तो ये बोला कि आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों को कि उसे नेक्स्ट हायर क्लासेस में उसे सेंड करना है या नहीं करना है, प्रमोट करना है या नहीं करना है, इसलिए असेसमेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, नॉट प्रमोटिंग द स्टूडेंट हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड। स्कूल ने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है कि 33%, 40%, 50%, जो भी एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है कि इतने मार्क्स अगर कोई लिया आता है तो नेक्स्ट स्टेप में उसे भेजेंगे। अगर उसे अचीव नहीं कर पाता, उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता, उस मानक को पूरा नहीं कर पाता जो बच्चा, उसे हम फेल कर देंगे, यानी कि उसे स्कूल में उसी क्लास में रिटेन रखेंगे, बाकी को प्रमोट करेंगे, इसलिए असेसमेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सी में बोला गया, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। असेसमेंट इसलिए भी किया जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी टीचर के लिए ये है कि भाई वो अपने टीचिंग पैटर्न में चेंज लेके आए। क्यों? क्योंकि उसे ये पता लग रहा है कि जिस मेथड से वो पहले पढ़ा रहा था टीचर, उसे लगा कि भाई ये इससे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे की अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे क्या करना चाहिए, अपने टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस ले आना चाहिए और उस अप्रोच को ऐसा बनाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट है उसको समझ में आ जाए, इसलिए असेसमेंट जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन आपके पास डी में बोला गया, क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट इन द क्लास। असेसमेंट लेने का एक सीधा वजह यही है कि क्लास के इंटेलिजेंट या फिर ब्राइट स्टूडेंट को अलग कर दो और जो वीक स्टूडेंट है उसे अलग कर दो, मतलब उसके क्लासिफिकेशन के लिए असेसमेंट होता है। तो एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को और सी पे अगर आपने करेक्ट ऑप्शन सी लगा रहे हो तो आपका आंसर सही है। कैसे, अब बताता हूं कि सी में बोला गया कि भैया ये असेसमेंट जो है, असेसमेंट सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं होता बल्कि टीचर का भी होता है। कैसे
स्टूडेंट का तो होता है, सबको मालूम है, लेकिन टीचर का कैसे होता है ये मैं समझाता हूँ। टीचर को ये पता लगता है कि भाई अगर मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो बच्चे हैं, वो इस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं जब मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने मान लीजिए आपने प्लान ए यूज किया, नहीं काम कर रहा है क्लास के अंदर, फिर आप प्लान बी की तरफ फोकस करते हैं कि आप दूसरे प्लान से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि अपने प्लान को, अपने टीचिंग स्टाइल को जब थोड़ा चेंज लाते हैं तो आपके आउटपुट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए असेसमेंट जरूरी है कि टीचर भी जान सकता है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी चीजें जो है, बाकी चीजें हैं जरूरी, पर सबसे ज्यादा जरूरी है यही कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपको जो बेस्ट आंसर पिकअप करना था, जो बेस्ट आंसर है वो यही है। वीक और ब्राइट को क्लासीफाई करना हमारा राइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी बच्चे के अंदर क्लासीफाई नहीं करना है, सब बच्चे हमारे लिए बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर बच्चे को यूनिक मान करके उसमें क्लासीफाई करने की बजाय सबके लिए अपना दृष्टिकोण जो सेम रखना है कि सब बच्चे हमारे लिए बराबर है। ठीक है, बाकी किसी को फेल करना हमारा टारगेट नहीं है, ना ही किसी बच्चे को नेक्स्ट प्रमोट करने के लिए सिर्फ पढ़ाना है, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए टीचिंग करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। विच ऑफ द गिवन learning experience do not facilitate meaning learning for the children। अच्छा, लर्निंग एक्सपीरियंस जो बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं, वो जो प्लान की जाती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है आपको ये बतानी है कि भाई उसके अंदर जो लर्निंग जो प्लान करते हो उसको बिल्कुल इफेक्टिव बनाने के लिए, उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए, उस एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके एक अच्छे अर्थ तक बच्चे के लिए एक अच्छी मीनिंगफुल यानी कि अर्थफुल हो, ये फायदेमंद हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन है, जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, समझना क्वेश्चन को। तो ऑप्शन है आपके पास, रिपीटेशन बेस्ड ऑन द मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट, कि आपको रिपीटेशन करना है पर सारा रिपीट नहीं करना है, उन टॉपिक को रिपीट करना है जिसकी आपकी आवश्यकता लग रही है कि हाँ ये चीज कमी हो रही है, ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो पा रहा है, इस चीज को रिपीट करना है, उस चीज को दोबारा समझाना है, दोबारा पढ़ाना है। जो चीज आती है उसको रिपीट नहीं करना है, उस जो रिकॉल की जरूरत है जहां पे कंटेंट की, मतलब कंटेंट को देख करके, क्लासरूम के इन्वायरमेंट को देख करके आपको डिसाइड लेना है। इसके अंदर ये बोला जा रहा है। अच्छा, बी ऑप्शन है आपके पास। बी ऑप्शन में बोला गया फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन ऑन द कंटेंट, कि आपको क्या नाम है, जब आप टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तब आपने क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन इस हिसाब से डिसाइड कर लेने चाहिए जो आपने पढ़ा है, यानी कि अपने कंटेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन को डिसाइड कर लेना चाहिए। ये जरूरी है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया कि आप डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, आप टॉपिक पर डिस्कशन और डिबेट करते रहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। और लास्ट में बोला गया प्रेजेंटेशन ऑफ ऑन द टॉपिक, ये टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन करिए, एक प्रेजेंट करिए बच्चे को टॉपिक, बस ये ज्यादा जरूरी है लर्निंग एक्सपीरियंस के। तो जो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो मैं आपको बताऊंगा, जिसने भी ये फर्स्ट यानी ए पे टिक लगाया है, ए जिन्होंने बोला कि करेक्ट है, तो उसका आंसर सही है। कैसे? क्योंकि इसमें हम रिपीटेशन तो कर रहे हैं इन्वायरमेंट को अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए, लेकिन इसमें हमने फोकस क्या किया है, हमारा जो फोकस है, फोकस सिर्फ उन टॉपिक को रिकॉल करने की जरूरत है जिसकी जरूरत आप लग रहे हैं, मतलब कंटेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मूव कर रहे हैं, अपने रिपीट कर रहे हैं चीजों को, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो गया इसका ए हो गया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट इन। जब बच्चे को हम वर्बल या नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब है जब बोल करके, डांट लगा करके जब आपने किसी बच्चे को पनिश किया, नॉन वर्बल का मतलब है जिसमें आप जैसे मार पिटाई करके जब आपने किसी बच्चे को पनिश किया किसी भी तरीके से, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि अब क्या है कि किसी भी बच्चे को पनिशमेंट देना अलाउड ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, किसी भी बच्चे को पनिशमेंट देना अलाउड ही नहीं है, कि जैसे आप जॉब में आएंगे, सर्विस में आएंगे, तो यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि आप पनिश नहीं कर सकते हैं किसी भी बच्चे को, ठीक है, पहली चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे को आप पनिश करते हैं तो उसके चार रिजल्ट हो सकते हैं, क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास वो ये मोटिवेटिंग देम टू वर्क, कि आप जब पनिशमेंट देते हैं तो बच्चा मोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, कि बच्चे का जो इमेज है उसकी छवि को की रक्षा करने के लिए, बच्चा है इसलिए हम उसकी पिटाई करेंगे भाई, उसकी अच्छी इमेज बनाने के लिए, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट इंप्रूविंग द स्कोर, कि बच्चे के मार्क्स, स्कोर, अंक को आप बेहतर बनाने के लिए, कि आपने पिटाई कर दी तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, जब अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स लाएगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। और लास्ट में ये बोल रहा है कि जब आप किसी बच्चे की पिटाई करते हैं, यानी कि उसे पनिश करते हैं, वर्बल नॉन वर्बल किसी भी तरीके से, तो ये डैमेज कर देता है बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा कह लीजिए, आत्मविश्वास कह लीजिए,
ये बच्चे का कम कर देता है। तो इसलिए हमें ये पिटाई उटाई तो करनी नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, अब चूज करिए करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा डी। यानी कि जब हम बच्चे को पनिश करते हैं तो पनिश करने से क्या होता है कि बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है, यानी आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे का लूज हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है, एज ए टीचर आप नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 4 है, चलो उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके लिए है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर which are acceptable in the group during early childhood period। आपको ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन बच्चे को एज अ रोल के लिए, रोल मॉडल या बिहेवियर के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है बच्चे के द्वारा, इनमें से कौन सा रोल है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है कि किसी की कॉपी करना स्टार्ट करता है अपने घर। जैसे घर में है तो जो लड़की जो होती है वो अपनी मम्मी को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, जो लड़के होते हैं अपने पापा को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, जो उनकी आदतें होती है वो करने लग जाते हैं। तो ये चीजें आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। तो आपको ये बताना है, जब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में होता है तो सबसे ज्यादा किसका करता है, आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन ये हैं, ए सिबलिंग एंड टीचर, अपने भाई बहनों की और टीचर की। सेकेंड बोला आपसे बी टीचर एंड पियर, मतलब अपने टीचर की और अपने पियर यानी कि जो उसके क्लासमेट, जो उसके उम्र के जो फ्रेंड है उसकी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे पियर्स एंड पेरेंट्स, मतलब अपने दोस्तों की और पेरेंट्स की करते हैं। अच्छा, लास्ट जो है डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जो बच्चे जो सबसे ज्यादा कॉपी करते हैं वो करते हैं पेरेंट्स और सिबलिंग्स की। सिबलिंग्स यानी भाई बहन, यानी कि सबसे ज्यादा जो करते हैं बच्चे, क्योंकि वो भी बहुत अर्ली स्टेज पे है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या करते हैं बच्चे, बाहर तो जाते नहीं है, तो यानी टीचर से तो मिलते नहीं है, बाहर के पीयर से भी नहीं मिल पाते, तो मिलते किससे, इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किससे होता है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो होता है वो पेरेंट्स से और सिबलिंग से होता है। यानी कि जो अपने बड़े भाई बहन है उसके वो, और जो उनके मम्मी पापा है वो उनके रोल को और उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं या उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसा वो करते हैं उस हिसाब से वो भी करते हैं। तो यानी करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर डी हो गया। बाकी क्यों नहीं आप समझ गए होंगे कि अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें बच्चा बाहर नहीं जाता, ज्यादा बाहर की एक्टिविटी कम होती है, उसकी बाहर का इंटरेक्शन कम होता है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ होता है, इसलिए वो ऐसा करता है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो डी हो गया। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास ये, मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ ए क्लीनिनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट। किसी भी बच्चे का जो समूह है उस समूह को आप चाहते हैं कि वो एक क्लीन एक साफ सुथरे सोसाइटी के लिए मोटिवेट रहें, वहां साफ सफाई रखें। तो ये चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जब आप किसी बच्चे को साफ सफाई के लिए, क्लीन समुदाय बनाने के लिए, साफ सुथरा समुदाय बनाने के लिए, स्वच्छ समुदाय बनाने के लिए बच्चे में ये मोटिवेट करते हैं, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से, सोशो कल्चर कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन, कि उसका सोशल और कल्चरल जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छा बनाने के लिए वो शो करता है कि उसका जो ये जो मोटिवेशन शो जो कर रहा है, जो आप कर रहे हैं, ये इसका सोशल और कल्चरल जो अवधारणा है उसको ठीक वो शो कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास बी ऑप्शन। बी में बोला जा रहा है आपसे कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू द मोटिवेशन, ये एक तरह से बिहेवियर है जिसमें मोटिवेट किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है सी ऑप्शन। सी में बोला गया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू द मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये एक मानवतावादी अप्रोच है एक, ये शो कर रहा है। और लास्ट में आपसे बोला गया कॉग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन, कि इसका बच्चे का कॉग्निटिव अप्रोच है मोटिवेशन के लिए। तो आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली गई है, जैसे कॉग्निटिव तो बहुत अर्ली प्री चाइल्डहुड ये कह लीजिए, प्री एज में होता है, उस टाइम तो उसके फिंगर, हैंड, हाथ डेवलप ही नहीं हुए हैं इतने अच्छे तरीके से, तो बच्चा क्लीनिनेस के बारे में तो अभी कुछ एक्टिविटी तो कर नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, कॉग्निटिव तो बिल्कुल ही हट गया यहाँ से। ठीक है, तो ये जो आप काट दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद क्या है। अच्छा, आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हो, पहले अटेम्प्ट कर लो फिर मैं डिस्कस करूंगा। चलो, एक ऑप्शन तो मैंने आपका कैंसिल करवा दिया, बाकी बचे तीन में से बताओ। तो नेक्स्ट जैसे बोला है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, कि मानवतावादी अप्रोच तो है इसके अंदर, पर इसके अंदर कोई एक्टिविटी भी है तो वो चीज मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अच्छा, बिहेवियर अप्रोच है, बिहेवियर इसलिए नहीं है ये क्योंकि ये हर कोई हर बार नहीं करता, कोई करता है कोई नहीं करता है, ये वाली बात है, तो ये तो उसका ठीक नहीं। सोशल कल्चर इसलिए क्योंकि जब ये क्लीनिनेस है और वो भी कम्युनिटी का है, कम्युनिटी का मतलब समाज का है,
तो भाई सोशल वर्क ज्यादा हो गया एक तरह से ये, इसलिए सोशल हो गया। कम्युनिटी से रिलेटेड है कुछ, क्योंकि सब लोग साथ में कर रहे हैं, तो एक तरह से एक समुदाय का एक कल्चर सा बन जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सोशो कल्चर कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन है, यानी कि सोशल कल्चरल मोटिवेशन है कि हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखते हैं, एक सोशली डेवलप समाज दिखता है, एक वेल कल्चर समाज दिखता है, इससे ये रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी करेक्ट आंसर जो हो गया वो ये हो गया। तो बाकी ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे सेम है। कई बार आपको लगेगा भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव बहुत सारी बात हो रहा है, लर्निंग में कॉग्निटिव का यूज है, इधर उधर है, तो कॉग्निटिव भी ठीक लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो टॉपिक को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो करेक्ट आंसर था वो ए था। चल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी में आता है। अच्छा, मैं एक बात और बताऊंगा, मैंने पियाजे की थ्योरी के ऊपर और फिर पियाजे की थ्योरी के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर और टीचिंग स्टाइल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और ये जो एज से रिलेटेड जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में होता होगा कि भाई इस एज को क्या बोलते हैं, इस एज को क्या होता है, तो ये मैं बार बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। पता नहीं आप लोग देख नहीं रहे हैं शायद, अगर आप देखेंगे तो काफी यूजफुल वीडियो है, उनको जरूर देखना, मैं आज भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर द लेटर चाइल्डहुड स्टेज, कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज में कौन सा एज ग्रुप आता है, कि चाइल्डहुड के यानी कि बच्चे का बचपन काल, बाल्यकाल जब खत्म हो जाता है, ठीक है, उसकी बात कर रही है, बाल्यकाल की बचपन की वो चीजें जब खत्म हो रही होती है, यानी कि उसकी जो एंड पीरियड जो होता है उसकी बात करें, यानी कि लेटर चाइल्डहुड पीरियड की बात की जा रही है। तो आपके पास ऑप्शन ये है 11 से 18 ईयर, 18 से 24 ईयर, बर्थ से 6 ईयर, और डी ऑप्शन आपके पास 6 to 11 ईयर। तो करेक्ट आंसर के लिए आप एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका डी है, डी यानी कि 6 to 11। 6 to 11 ईयर ऐसा होता है जो बच्चा उसका जो बचपन खत्म होने की स्टेज पे होता है, यानी बच्चे से बड़े होने की स्टेज पे वो चलना स्टार्ट कर रहा है। 11 से 18 इसलिए नहीं है क्योंकि वो अडल्टहुड की तरफ मूव कर रहा है, और ये ऑलरेडी अडल्ट हो जाता है 18 से। और ये जो बर्थ से ये बिल्कुल बाल्यकाल है उसका बच्चे को, ठीक है। यानी कि जो जब स्कूल आना स्टार्ट होता है, मोस्टली जो बच्चा स्कूल आना स्टार्ट होता है 6 की एज के आसपास होता है, यानी कि जब वो अपने बाल्यकाल के लेटर स्टेज पे स्कूल आना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बच्चा स्कूल में आता है, 1 में एडमिशन लेता है, तो कौन सा स्टेज होता है, तो वो चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है वो लेटर चाइल्डहुड का स्टेज होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो हो गया डी हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बाकी डिटेल में जो मैंने आपको बोला ना कि 1 by 1 हर एज के हिसाब से कौन कौन सी थ्योरी लग रही है, क्या लग रहा है, तो ये जब आप देखेंगे उस वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा। तो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आरजब सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इनिटेट प्रीडिस्पोजिशन विच सोनाली फील दैट इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। The discussion between Arjab and Sonali is about। अच्छा, दो बच्चे हैं या 2 पर्सन है यहाँ पे, एक का नाम है आर्जव है, एक का नाम है भाई सोनाली। तो दोनों बता रहे हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, दोनों की अपनी अपनी राय, कुछ अपने अपने कॉन्सेप्ट रख रहे हैं कि भाई ये इसका मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब ये है, ये इसका इन्फ्लुएंस होता है। एक कहता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है वन के जो बंदा है या पर्सन है उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ये उसकी इनिटेट करने से होता है। इनिटेट का मतलब होता है कि किसी की प्रवृत्ति को मतलब अपने अंदर कॉपी करना एक तरह से, या किसी की उससे अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने अंदर चेंज लाना, इसका मतलब। अच्छा, सोनाली का कहना है कि भी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है किसी के अंदर वो होता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। कोई कहता है कि भी किसी एक पर्सन को जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं उससे होता है, दूसरा कह रहा है कि इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि समाज से ही होता है, हमारा इन्वायरमेंट से होता है हमारा। तो करेक्ट, ये जो डिस्कशन चल रहा है इस डिस्कशन के बारे में बता रहे हैं किस तरह का डिस्कशन है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए है आपके पास क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग है। ये दोनों जो बातें कर रहे हैं ये एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये लोग जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं ये सेंसिटिव फीलिंग है इनकी, सेंसिटिव विचार है इनके, संवेदनशील विचार है, भावना है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी में बोला गया स्टेबिलिटी है और इनस्टेबिलिटी है आर्गुमेंट में, कि यानी कि ये दोनों जो किसी बात को लेकर स्टेबल हो रहे हैं और कभी कभी ये इनस्टेबल हो रहे हैं, मतलब स्थिर है, कई बार अस्थिर है, तो उस हिसाब से अपने तर्क दे रहे हैं, ये वो डिस्कशन है। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया ये कंटिन्यूअस एंड
डिसकंटिन्यूअस लर्निंग है कि भाई कोई लगातार है, किसी के लर्निंग में ब्रेक आ रहा है, इस टाइप की लर्निंग है। अच्छा, लास्ट में बोला कि जो डी ऑप्शन है आपके पास, तो डी ऑप्शन में आपसे बोला कि भाई ये एक तरह से नेचर एंड नर्चर का डिबेट है कि नेचर कैसा है किसी का और उसकी नर्चरिंग यानी कि उसकी परवरिश कैसी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन जो लग रहे हैं लगता सिमिलर है पर दो सब में डिफरेंस है। ये क्रिटिकल कोई टॉपिक नहीं है जिसमें क्रिटिकल बातचीत तो नहीं हो रही कि स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बात है, तो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है, इसके अंदर सबके कमेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो क्रिटिकल टॉपिक नहीं है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन गलत हो गया ए। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है स्टेबल और अनस्टेबल, यहाँ पे दोनों ही स्टेबल है, अनस्टेबिलिटी की कोई बात ही, इनस्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं हो रही फिर यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बोला कि ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है लर्निंग है, नहीं भाई ये कोई कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जैसा मैटर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अपोजिट नहीं है, डिसकंटिन्यूअस वाली तो कोई बात आ ही नहीं रही है इसके अंदर, तो यानी कि ये भी गलत हो गया आपको। और लास्ट में जो है जो बोला गया डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है आप सुनिए, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों जो बता रहे हैं अपने अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं कि एक ने ये महसूस किया है कि भी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है वो इन्फ्लुएंस होता है दूसरे के इनिटेट करने से, ठीक है। और जो एक जो बता रहा है कि भी नहीं ये तो इन्वायरमेंट से होता है कि किसी पर्टिकुलर एक को देखने की जगह इन्वायरमेंट, बल्कि ये दोनों ही फैक्टर जरूरी है उसके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वो अपने हिसाब से कोई बता रहा है कि नहीं ये तो नेचर है, और कोई का नर्चर। नेचर का मतलब जो उसका खुद का जो स्वभाव है उसकी बात की जा रही है, और नर्चर का मतलब है उसकी परवरिश की बात की जा रही है, यानी कि एक तरह से नेचर का मतलब है हेरिडिटी से है, ठीक है, और नर्चर का मतलब इन्वायरमेंट से है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नहीं पूछा आपसे, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अगर आप लोगों ने डेवलपमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, पियाजे की थ्योरी अगर आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है, जीन पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे। इन्होंने वर्ड हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की जगह इन्होंने वर्ड क्या यूज कर लिया है, इन्होंने यूज कर लिया नेचर और नर्चर, ठीक है। तो ये एक तरह से नेचर रिप्रेजेंट करता है हेरिडिटी को और नर्चर रिप्रेजेंट करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा डी। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, नेचर के लिए क्या यूज किया गया, नर्चर जो यूज किया किसके लिए यूज किया, तो ये आप नोट्स बना के रख लीजिए, ये जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे घुमा के पूछेंगे, टू द पॉइंट कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे, वो बहुत ईजी हो जाएगा, घुमाने के लिए ऐसा पूछा जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। अच्छा, ये नोटिस किया गया जो पुष्पा है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, कर पा रही है खुद से। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ द अडल्ट और द पीयर गाइडेंस। अच्छा, लेकिन वो अपने जो कोई बड़ा अगर उसके साथ होता है या फिर उसके पीयर ग्रुप में जो होते हैं तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है, यानी अकेले में किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती जब खुद पढ़ने बैठती है तो। लेकिन कोई उसके साथ कोई टीचर है, कोई पेरेंट्स अगर बिठा के पढ़ा रहे हैं तो कर लेती है, या कोई उसके दोस्त वगैरह बैठ के पढ़ रहे हैं उसके साथ तो वो सॉल्व कर लेती है। द गाइडेंस इज कॉल्ड, तो इस तरह की जो गाइडेंस है जो उसके पीयर ग्रुप दे रहे हैं या फिर टीचर्स या फिर अडल्ट कोई भी उसे दिया था, इस तरह की गाइडेंस को आप क्या बोलेंगे। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन सिचुएशन जो बन रही है, आप इसको किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। जो चार ऑप्शन आपके पास है, तो फर्स्ट है लिटराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बोला प्री ऑपरेशनल थिंकिंग है। अच्छा, सी बोला कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। लास्ट में बोला डी स्कोफोल्डिंग है, स्कोफोल्डिंग। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करिए। अब कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन। जैसे इसमें बोला गया फर्स्ट लेटराइजेशन है। लेटराइजेशन का मतलब ये होता है कि भी किसी भी चीज के नजदीक जाकर के उसके बारे में जैसे डेवलपमेंट है उसके बिल्कुल नजदीक तक पहुंचना, इसका मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा, प्री ऑपरेशनलाइज थिंकिंग, ये जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका एक स्टेज है ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के नजदीक का एक स्टेज है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और लास्ट में आपसे बोला गया डी, जिसमें बोला है स्केप फोल्डिंग। हाँ, स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार करना, यानी कि स्टेज प्रोवाइड करना, ठीक है, यानी कि मंच प्रदान करना, इस तरह से ही है। तो ये जो बच्ची है पुष्पा, ये बच्ची डेवलपमेंट या फिर से रिलेटेड कोई इशू नहीं है इसका इशू जो बन रहा है कि बच्चा काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये प्रॉपरली मोटिवेट नहीं हो पा रही है काम को करने के लिए। कर लेती है पर इसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि उसके लिए एक स्टेज क्रिएट करना पड़ता है, उसे वहां तक लेके जाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हो गया वो डी हो गया। डी क्यों? क्योंकि हम बच्चे के लिए हमने यहाँ पे एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? कोई टीचर कर रहा है, कोई भी अडल्ट कर रहा है, या उसका पीयर ग्रुप कर रहा है।
जो वो गाइड कर रहे हैं उनको करने की, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, तो वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। यानी जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अ टीचर लेबल द हेड ऑफ द कमेटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, इट इंडिकेट दैट द टीचर, एक जो टीचर है किसी भी कमेटी के जो हेड होते हैं, जो मेन पर्सन जो होता है उसके जो है कमेटी का, तो उसको चेयरमैन ना बोलकर वो चेयरमैन की जगह उसे चेयरपर्सन बोल रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो टीचर जो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, इस तरह से जो वर्ड बोल रहा है कि चेयरमैन ना बोलकर चेयरपर्सन बोल रहा है, तो इसमें ये टीचर क्या रिफ्लेक्ट करता है टीचर के अंदर। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इस हिसाब से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फॉलो अ मोरल एक्सेप्टेबल टर्म्स, कि भाई ये ऐसी चीज यूज कर रहा है जो एक्सेप्ट की जा सकती है। अच्छा, दूसरा ये बोल रहा है हैज ए गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, ये शो करता है कि टीचर का एक अच्छी कमांड है लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है इज यूजिंग ए जेंडर फ्री लैंग्वेज, जो टीचर है वो किसी जेंडर के ऊपर नहीं, ऐसे जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज कर रहा है, मतलब ये किसी मेल फीमेल जैसे टर्म यूज नहीं कर रहा है वो। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे बोला गया है जेंडर बेस्ड, यानी कि जेंडर बेस का मतलब वो किसी जेंडर को प्रेफरेंस देने के लिए प्रेफरेंस दे रहा है इस तरह से मेल फीमेल के लिए, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो जैसे आप वर्ड देख रहे हैं मैन, ये जो यूज कर रहा है पर्सन, पर्सन मीन्स होता है पर्टिकुलर किसी पर्सन को इंडिकेट करके बोल रहा है, यानी कि किसी को एक तरह से फेवर कर रहा है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भी टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, जेंडर बेस कर रहा है, यानी कि किसी पर्सन का मतलब या मेल के और इंडिकेट करने की बात है। तो अगर वो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर लेडी होती तो चेयर वुमेन भी बोल सकता था वो। ठीक है, यहाँ पे जैसे चेयर पर्सन बोल रहा है, ये चेयर पर्सन का मतलब क्या है कि वो यहाँ पे जो चेयर पर्सन है, चेयरमैन है, वो क्या मेल है, मेल पर्सन है। अगर फीमेल होता तो शायद वो ये वर्ड यूज करता चेयर वुमेन, तो जो कि ये गलत है। ठीक है, यानी कि हमें इस तरह से वर्ड यूज नहीं करना है कि जहाँ पे हमें ये शो करता हो कि हम किसी जेंडर को प्रेफरेंस दे रहे हैं या उसको एक तरह से वैल्यू दे रहे हैं और किसी को डीमेरिट कर रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें। तो जब भी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या फिर स्टेज पे बोल रहे हैं तो अपने वर्ड्स हमें बहुत कंट्रोल करके बोलने पड़ेंगे, अदरवाइज इसकी मीनिंग कुछ और निकल जाती है। तो बीइंग ए टीचर आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया ये डी हो गया, यानी कि जेंडर बेस दिखा रहा है, बाइस दिखा रहा है वो टीचर जो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो ये चीज आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, जब आप टीचिंग में आएंगे तब के लिए भी आपके लिए जरूरी है। तो ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा जब भी आप रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो इस तरह की चीजों को पॉइंट आउट जरूर करना है आपने। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो कुछ इस तरह से, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज एसेंशियल फॉर, ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत यानी कि कंटिन्यूस जो कि हमेशा होता रहता है, व्यापक जो बड़े लेवल पे होता है, इस तरह का जो मूल्यांकन जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके लिए एसेंशियल चीज क्या है। तो जो आपके पास ऑप्शन है कुछ इस तरह से, फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, कि जो टेस्ट होने चाहिए वो टीचिंग से रिलेटेड होना चाहिए, टीचिंग के हिसाब से होना चाहिए। अगर टीचिंग के हिसाब से नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज पढ़ाया नहीं और पूछ लिया तो बच्चा फेल भी हो सकता है ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या सही है गलत है? ठीक है, नेक्स्ट बोला गया डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कि अगर आप इस तरह से जो लेते हैं तो इस तरह से क्या होता है, जो बोर्ड है जैसे मान लीजिए सीबीएसई है या फिर और भी स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, तो उसकी जो ड्यूटीज को, उसकी अकाउंटेबिलिटी को आप क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है, इसको कम कर दे रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट आपसे बोला गया, नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला गया करेक्टिंग लेस फ्रीक्वेंट एरर मोर देन द मोर फ्रीक्वेंट एरर, कि जब इस तरह से आप करते हैं तो उसको जो एरर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेस कर देते हैं, यानी कि बच्चा जो कमी करेगा। जब आपका जो इवैल्यूएशन का मेथड अगर सीसीई है, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पैटर्न यूज करते हैं, तो बच्चे के मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस अच्छा करा रहे हैं, ये बोला जा रहा है। अच्छा लास्ट ऑप्शन जो आपसे बोला गया वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, कि इससे ये पता लगता है कि लर्निंग कैसे की जा रही है, वो ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि बच्चा कैसे सीख रहा है, सही सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो आपके पास एक चांस होता है कि आप बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये इसका एसेंशियल पार्ट है। और रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव अपॉन, उस हिसाब से आप उसे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, फिर उसके बाद इसे इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर चूज करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो जिसने भी इसका आंसर सोच रहे हैं डी है, तो बिल्कुल डी सही इसका आंसर है। क्यों है वो? इसलिए क्योंकि जब हम नॉर्मल जो जैसे पहले पुराना पैटर्न जो होता था कि एग्जाम लो, मार्क्स आए, काम खत्म, और रिपोर्ट कार्ड बना दिया आपने, 33% से ज्यादा नंबर लिया है तो बच्चा पास, अदरवाइज फेल। लेकिन अब क्या है कि अब आ गया सीसीई। सीसीई आने से क्या हुआ
कि इसमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम ही नहीं होता बल्कि अदर एक्टिविटी भी होता है, डिबेट होता है, क्यूज हो गया आपका, डिबेट हो गया, स्टेज हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज स्कूल में होने लगी जिससे क्या होता है उसमें भी मार्क्स होने लगे। तो यानी कि और भी चीजों को वेटेज दी जाने लगी, सिर्फ रिटर्न चीजों को वैल्यू नहीं दी गई पर रिटर्न के अलावा बाकी चीजों को भी प्रेफरेंस दी जाने लगी, उसको भी एक तरह से वेटेज दी जाने लगी। तो जिससे क्या हुआ कि टीचर के पास भी चांस हो गया कि वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को, कैसे सीख रहा है उस चीज को समझ सकता है टीचर कि हाँ भाई ठीक कैसे सही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने का टाइम मिल गया, उस चीज को रिकॉर्ड करने का भी अच्छा टाइम मिल गया, उसे रिकॉर्ड भी कर सकता है और उसके बाद जो मिस्टेक हो उस हिसाब से वो इंप्रूवमेंट बच्चे के अंदर ला सकता है। तो ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो गया डी। रीजन क्या है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे फिर कल शाम को 7 बजे फिर से ये वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके इसका नेक्स्ट पार्ट। तो वीडियो कैसे लग रहा है आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, अगर बुरा लग रहा है पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये कमी है ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं अगर आपको कमी लग रही है। ठीक है, और भी कुछ सजेशन आपके तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स सेट प्रिपरेशन शाम को डेली में लेके आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड सीरीज जो कि केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, टेट और बाकी एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल है। इसके अलावा सुबह 7 बजे भी मैं एक वीडियो और लेके आता हूँ करंट अफेयर से, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर या जनरल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुबह 7 बजे लाता हूँ, शाम को 7 बजे ये। तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स सेट प्रिपरेशन को ज्वाइन करके, तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।